शांति से कठिन परिश्रम करते रहिए। जब आप सफल हो जाएँगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद लोगों को उसका जवाब दे देगी कि आप अब तक क्या कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट भी आ जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर। और अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के कैसे पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है राजकुमार श्रीवास्तव। और दूसरा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर जो है अधिकार देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका बांग्लादेश है। और ये न्यूज़ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसों का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा, कुछ और भी फैक्ट है इसमें। और देखिए, चौथा था कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जो आपका समुद्री अभ्यास है इंद्र नेवी, इसका 11वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका रहा बंगाल की खाड़ी। इंद्र नेवी 2020 को जो है, यानी कि जो आपका इसका 11वां संस्करण था इंद्र अभ्यास का, तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। और देखिए, पांचवा था कि हाल ही में रूस ने यानी कि रसिया ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका पाकिस्तान है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका जर्मनी है, इसने कहा है कि हम जो है भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को जो है लॉन्च करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जर्मनी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन है कहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है और ये जो आपका गोला बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, बगल में आपके यहाँ पे बहुत सारे देश है, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। और यहाँ पे देखिए बगल में आपका चीन भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो आपका ये इंडो पैसिफिक रीजन है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में शांति लाने के लिए जो आपका जर्मनी है, इसने ये कहा है कि ये जो है भारत और जापान के साथ मिलकर काम करेगा और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सुधार लाने में भी जो है समर्थन देगा। देखिए, जो आपका जापान है, जापान जो है समझ लीजिए एक तरीके से कहा जाए कि जापान और भारत ये चीन के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जापान से खैर पंगा ले नहीं पाता है चीन। चीन की जनसंख्या भले ही बहुत बड़ी हो, फिर भी जापान का ये गुलाम रह चुका है एक समय में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के साथ जर्मनी ने जो है इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। देखिए, प्रश्न को एक बार बढ़िया से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ और प्रश्न क्या कहना चाहता आपसे। देखिए, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक विधेयक लाया था और इसमें जो है विधेयक में क्या खास बात थी। देखिए, उस विधेयक में एक प्रावधान था कि जो आपके जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक की जितनी कक्षाएं हैं, ये जो है अब इंग्लिश मीडियम में आयोजित होंगी, ठीक है। ये माहौल देना चाहते थे इंग्लिश मीडियम का सरकारी स्कूलों में, तो इसलिए इन्होंने ये जो है प्रावधान किया था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो हमारा मातृभाषा है उसमें जो है यहाँ पे एजुकेशन दी जाए। और कुछ लोग हाई कोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था भैया इनको इनकी मातृभाषा में शिक्षा दो, अंग्रेजी में मत दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा है कि नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा दे सकते हैं। और क्यों कहा है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, आप बता दूं, कुछ महीनों पहले YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की थी कि अंग्रेजी जो है ये 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम होगी। और अभी हाल ही में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसने ये कहा है कि इनका फैसला बिल्कुल सही है। ये चाहें तो इसको जो है मतलब अपने अनुसार इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अंग्रेजी में जो है मतलब शिक्षा, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का ये माध्यम बना सकते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट है जो है, इसने ये
क्यों कहा है? देखिए इसने कहा है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो इसकी जो धारा 29(2) है, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा अधिकार देती है आंध्र प्रदेश की सरकार को कि ये जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे सके क्लास 1 से क्लास 6 तक के छात्रों को। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। अब जो बच्चे हैं ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूलों में इनको जो है इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई मिल जाएगी। तो खैर ये सही है या फिर नहीं सही है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्या देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देना छात्रों को जो है ये उचित होगा या नहीं होगा सरकारी स्कूलों में। देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या है 4.97 करोड़ और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पे जिलों की संख्या 13 है। और लोकेटेड कहाँ पे है? देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया में। और देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है ये अपनी सीमाएं बनाता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जेम एंड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किस कीमती पत्थर या फिर आभूषण के लिए पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किया गया था? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका लूज डायमंड है, ठीक है, तो लूज डायमंड क्या होता है फोटो देख के आप समझ गए होंगे। अभी हाल ही में जो है जो आपका लूज डायमंड है तो लूज डायमंड के लिए अभी हाल ही में पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किया गया था जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए जो आपका जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिए गए एक क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी? तो देखिए इस क्रूड कैरियर का नाम है न्यू डायमंड, इसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा नाम से, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी डायमंड से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पारादीप रिफाइनरी की। तो इसने जो है एक क्रूड कैरियर यानी कि जो आपका कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम वाला, ठीक है, तो उसका कैरियर मतलब उसका वाहक एक जहाज था जिसमें इसको ढो के लाते हैं दूसरे देशों से, जिसका नाम था न्यू डायमंड, इसमें जो है आग लग गई थी तो इसका नाम याद रखिएगा न्यू डायमंड इसका नाम था। देखिए आपको बताता हूँ वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जिसका नाम है न्यू डायमंड, इसको हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिया गया था और इसमें जो है श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई। देखिए जो आपका ये कैरियर तेल का टैंकर था न्यू डायमंड, ये जो है कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था, लेकिन जब इसमें आग लग गई तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये चर्चा में है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में प्रश्न जो है ये घुमा के पूछ सकता है कि न्यू डायमंड जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था ये क्या है? तो न्यू डायमंड जो है एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर शिप था, ठीक है। कौन सा शिप था? कार्गो शिप था जो कि पेट्रोलियम पदार्थ लेकर आ रहा था, कहाँ से? कुवैत से लेकर आ रहा था। और कहाँ पे किस प्लेस पर? इंडियन ऑयल कारपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी के लिए, और उसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में हिचमे मेचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए आपके हिचमे मेचीची हैं ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। देखिए आप बता दूं जो आपका ट्यूनीशिया देश है ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है, कैपिटल इसकी है ट्यूनीस, प्रेसिडेंट है इसके कैस सैद और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 1.16 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज है ट्यूनीशिया की अरेबिक। और ट्यूनीशिया की लोकेशन थोड़ा सा मैप में देखेंगे हम, देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप आपके सामने खुला हुआ है। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, और हमें अफ्रीका से मतलब है वर्तमान में। देखिए यहाँ पे एक लाल स्पॉट आपको दिख रहा है, रेड स्पॉट, ये आपका है ट्यूनीशिया। और देखिए इसको अगर आप जूम करेंगे तो आपको ये वाला मैप सामने दिखेगा केसरिया वाला, ठीक है। ट्यूनीशिया जो है देखिए अपनी सीमा बनाता है अल्जीरिया और लीबिया के साथ में। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसने भी हाल ही में जापान के साथ गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापानी बाजार हेतु भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निशेकन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच में एक सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। और देखिए अगर जापान की बात करें, देखिए जो आपका जापान देश है ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है और जापान को हम कहते हैं उगते सूरज का देश, याद रखिएगा जापान को कहते हैं हम उगते सूरज का देश।
और देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी है जैपनीज येन और जापान की टोटल पॉपुलेशन है 12.65 करोड़ और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज जैपनीज है। और देखिए आपके लिए आज का एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बताइए जल्दी से इनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं छत्रपति शिवाजी। नाम बहुत जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी को जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, देखिए रात में 10 बजे, ठीक है, अब आपकी डेली एक क्लास और चलेगी और उसमें जो है आपका प्रैक्टिस करा जाएगा आगामी रेलवे की परीक्षा के लिए। उसमें आपका करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए वो रेलवे के लिए तो होगा ही, लेकिन बाकी जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें जो लोग, ठीक है, वो भी उस प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि देखिए जीएस के प्रश्न तो बदलते हैं नहीं, इतिहास में जो चीज़ें हैं वो मतलब एसएससी के लिए भी वही रहती हैं, बैंक के लिए भी वही रहती हैं, रेलवे के लिए भी वही रहती हैं, पीसीएस, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस सभी परीक्षाओं के लिए वही रहती हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं, बस कैटेगरी वाइज थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होता है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो रात में 10 बजे टेस्ट जरूर दिया कीजिए, सभी लोग जो है 10 बजे जो आपका लाइव टेस्ट चलता है उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस होते चलेगा। देखिए हम बात कर रहे थे अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी जो है इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, इसको याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि किस कंपनी को फिनटेक 250 की सूची में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप का नाम दिया गया है? तो देखिए ये स्टार्टअप आपका है रेजर पे। नाम कितना जबरदस्त है, रेजर पे। देखिए आप बता दो जो आपका रेजर पे है ये आपका इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु स्थित फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी जो आपकी है रेजर पे, इसको सीबी इनसाइट्स के द्वारा फिनटेक 250 की सबसे तेज बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप की सूची में रखा गया है। देखिए जब का ये रेजर पे है, इसने महीने दर महीने 35% की वृद्धि दर्ज की है हाल ही में और हाल के महीनों में डिजिटल भुगतान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखिए जैसा कि आपका पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, उसी प्रकार आपका रेजर पे भी जो है एक यूपीआई एप्लीकेशन है। नवा प्रश्न है कि सितंबर 2020 में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की है? तो देखिए सितंबर 2020 में भारत ने जो है अभी समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर नाइजीरिया के साथ एक आभासी बैठक की थी। देखिए आप बता दूं भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने अपने नाइजीरियाई समकक्ष यानी कि नाइजीरिया के विदेश मंत्री जियोफ्रे ओनेमा के साथ जो है इस बैठक की सह अध्यक्षता की थी। और देखिए जो आपकी ये बैठक थी समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर, इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। देखिए भारत और नाइजीरिया जो है इसके बारे में खास बात क्या है, देखिए भारत जो है ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अफ्रीका रीजन में जो है नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका नाइजीरिया देश है इसकी कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया की पॉपुलेशन 19.59 करोड़ है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। 10वां प्रश्न है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने 2023-24 तक 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुल 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये कंपनी आपका है कोल इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा कि जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है कोल इंडिया लिमिटेड, ये 2023 से 2024 तक जो है 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश करने का इसने निर्णय लिया है। देखिए जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है ये 2023-24 तक कोयला निकासी, खान अवसंरचना और परियोजना विकास से संबंधित परियोजनाओं में एक बड़ा हिस्सा निवेश करेगी और कोल इंडिया ने कोयले के उत्पादन में सालाना आधार जो है मतलब सालाना आधार पर 7.1% की वृद्धि अभी हाल ही में दर्ज की है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और कोल इंडिया के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है इसके सीईओ है प्रमोद अग्रवाल, मुख्यालय इसका कोलकाता में स्थित है और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड में कुल शेयर कितना है? 70.96%। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी खुश अपडेट पे। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि किस अभिनेता को बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम बताइए। दूसरा है कि किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है? उत्तर बताइए।
और तीसरा कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर बताइए। चौथा है कि रूस की अध्यक्षता में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, उत्तर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करेंट प्रश्न नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट प्रश्न। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ कब अवेलेबल होगा। तो देखिए, ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है, जो आपका अगस्त 2020 महीना है, उसमें जो है टॉप 339 करेंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करेंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।